सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत को उसने मेन हॉल के एक कोने की टेबल पर मौजूद पाया, जहां वो एक सूट बूट धारी, कोई टॉप टॉप एग्जीक्यूटिव दिखने वाले 35 साल के व्यक्ति के साथ किसी संजीदा गुफ्तगू में मशगूल जान पड़ता था। दोनों के सामने विस्की के गिलास थे और दोनों धूम्रपान कर रहे थे। सुनील ठिठका। वो भी सोच ही रहा था कि क्या उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब होगा। तभी रमाकांत की उस पर निगाह पड़ी। उसने हाथ के इशारे से आग्रहपूर्ण उसे करीब बुलाया। सुनील लंबे ढक भरता उनके करीब पहुंचा। आ वही काका बल्ली, रमाकांत बोला। जी आया नु। सुनील ने फरमाइशी मुस्कुराकर दिखा दिया। रख अपनी तस्वीर तशरीफ। मैं डिस्टर्ब तो नहीं? खाम खा। वेलकम बोला नहीं तेरे को? नहीं। क्या नहीं? वेलकम नहीं बोला। मां यवा जुलाहे दियां मस्करियां मां भैन नाल। जी आया नु मतलब वेलकम नहीं होता तो क्या दफा हो जा। गेट लॉस्ट होता है। सुनील हंसा। हंसा ही कंजर। अब रख तो सही। सुनील एक खाली कुर्सी पर ढेर हुआ। फिर उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से पहले सूट बूट धारी व्यक्ति की ओर और फिर रमाकांत की ओर देखा। अभिनंदन शुक्ला, रमाकांत ने परिचय दिया। वड्डा आदमी, वड्डा बिजनेसमैन, टॉप कॉर्पोरेट बॉस। सुनील ने मुस्कुराते सहमति में सिर हिलाते परिचय कबूल किया। वह तू कल्पना नहीं कर सकता ये कितना वड्डा आदमी है। नाम से भी वड्डा है और रुतबे से भी वड्डा है। लंच करता है तो दो दो क्रेडिट कार्डों से बिल चुकता होता है। जहां डिनर करता है उसका रेट सुनेगा तो पागल हो जाएगा। ड्रिंक डिनर को बैंक से फाइनेंस कराना पड़ता है। दौलत खाना इतना बड़ा है मालकान दा कि उसके फ्रंट और पिछवाड़े दो 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 डिफरेंट टाइम जोन में पड़ते हैं। क्या मतलब? भाई, ड्राइंग रूम में जब 4:30 बजे होते हैं तब किचन में 5 बज रहे होते हैं। कहा कि ड्राइंग रूम इंडिया में है, शुक्ला बोला, और किचन बांग्लादेश में है। रमाकांत धूस भाव से हंसा। अभी ये मुझे 52 गज का साबित करके मानेंगे? और नहीं मालको, रमाकांत बोला। खैर, अब इसका पर्चा प्राप्त करो। ये सुनील है, अपना मित्र प्यारा, यारों का यार, फिर भी सदा बेकरार। हर घड़ी तड़पता है न्यूज की खातिर। न्यूज की खातिर? शुक्ला की भवें उठी। और अखबार ची जो ठहरा, ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर जो ठहरा। ओह ओह, ओके। लगता है वाकिफ हो। नाम से वाकिफ हूं, काम से वाकिफ हूं, धूम से भी वाकिफ हूं, लेकिन सूरत से वाकिफ नहीं था। ए पूतनी दा कोई शाहरुख है, ऋतिक है, सलमान है। बहरहाल, आज सूरत से भी वाकफियत हो गई। हेलो बोलो। दोनों ने हेलो बोला। हाथ मिलाओ। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। क्या बिजनेस है शुक्ला साहब का? फिर सुनील ने पूछा। जवाब रमाकांत ने दिया। सिग्मा रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम सुना है? वो बोला। सिग्मा कॉर्प इन शॉर्ट, शुक्ला बोला। वो कंपनी, सुनील बोला, जो आजकल प्रॉक्सी फाइट का मगजर मरकज बनी हुई है। बनी नहीं हुई है, लेकिन दुश्मनों की चल गई तो आइंदा दिनों में बनेगी। आपका क्या वास्ता? प्यारे हो, रमाकांत बोला, शुक्ला साहब सिग्मा कॉर्प के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आई सी। और वो प्रॉक्सी वॉर इनके खिलाफ है। आई सी आई सी। तो सीसी कर, मैं तेरे लिए ड्रिंक मंगाता हूं। नहीं, सुनील ने तत्काल विरोध किया। क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैं यहाँ लंच के लिए आया था। वापस ऑफिस जाना है और बहुत काम करना है, जिसमें बिग बॉस की पेशी भी शामिल है। इसलिए महकते जाना ठीक नहीं होगा। बल्ले भाई तेरियां मजबूरियां।
इतना मजबूर आदमी भी किस काम का? साथ देने के लिए मैं एक गिलास बियर पी लूंगा। चल ऐसे ही सही। रमाकांत ने एक वेटर को तलब किया और उसे ऑर्डर समझाया। तत्काल ड्रिंक्स का नया राउंड सर्व हुआ। तीनों ने चीयर्स बोला। सुनील ने लकी स्ट्राइक का अपना सिगरेट पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया। पिछले कुछ दिनों से धुआं उगलता वो बोला। ब्लास्ट में और कई दूसरे अखबारों में एक विज्ञापन छप रहा है जिसकी भाषा सिग्मा स्टॉक होल्डर्स के सिग्मा स्टॉक होल्डर्स को कंपनी के मौजूदा निजाम के खिलाफ भड़काने वाली होती है और खास निशाना मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। शुक्ला संजीदगी से बोला। मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि आप? हाँ, वो वो अंशधारक जो इलेक्शन के वक्त वोट देने के लिए कभी खुद हाजिर नहीं होते, या तो अपने किसी पसंदीदा कैंडिडेट के हक में अपनी वोट डाक से भेज देते हैं, जिसे कि प्रॉक्सी वोटिंग कहते हैं, या प्रॉक्सी वोटिंग के सर्कुलर को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी प्रॉक्सी आज तक हमेशा मुझे हासिल होती आई है, लेकिन अब ऐसे वोटरों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है ताकि मुझे एमडी की कुर्सी से हटाया जा सके और कोई खुद आकर उस कुर्सी पर काबिज हो सके। कोई कौन? है एक आस्तीन का सांप जो कभी सिग्मा कॉर्प का जनरल मैनेजर था और जिसे कई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के तहत डिसमिस कर दिया गया था। धर्मेश पाहवा नाम है। उन विज्ञापनों के पीछे यही आदमी है, धर्मेश पाहवा, सिग्मा कॉर्प का एक्स जीएम। हाँ, वो आपकी कुर्सी हिला सकता है। बजाते खुद नहीं हिला सकता, लेकिन माइनॉरिटी स्टॉक होल्डर्स को अगर अपने हक में एकजुट कर पाने में कामयाब हो जाए तो हिला सकता है। आई सी। वो ऐसे स्टॉक होल्डर्स को विज्ञापन के जरिए पट्टी पढ़ा रहा है कि कंपनी का भविष्य अंधकारमय है, वो तेजी से बर्बादी की राह पर बढ़ रही है और इसकी वाहिद वजह मैं हूं क्योंकि मैं कंपनी के मौजूदा निजाम का सरगना हूं। और इसमें सच्चाई कितनी है? कोई सच्चाई नहीं। हर कंपनी के प्रॉफिट मेकर हर कंपनी के प्रॉफिट मेकिंग कारोबार में ऊंच नीच होती है, जिसका असर उसके स्टॉक पर रिफ्लेक्ट करता है। आजकल स्टॉक मार्केट की जो हालत है, उसमें हर उम्दा शेयर की प्राइस डामाडोल है। इसलिए सिग्मा कॉर्प के शेयर भी हैं जो कि बदकिस्मती से हाल में 280 रुपए की स्टडी प्राइस से 142 पर आ गया। मौजूदा मार्केट ट्रेंड के मद्देनजर हो सकता है और भी नीचे जाए। और वो विश्वासघाती व्यक्तिगत विद्वेष का मारा शख्स प्रचार कर रहा है कि वजह स्टॉक मार्केट नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैं नकारा हूं, दूरंदेशी से कोरा हूं, बद इंतजामी और हेराफेरी का झंडा बरदार हूं और अपने जाति मुनाफे के तहत खुद कंपनी को घुन की तरह खा रहा हूं, उसे दिवालियापन की तरफ धकेल रहा हूं। कहता है कि आइंदा इलेक्शन में अगर मुझे ना हराया गया, एमडी की कुर्सी से हटाया ना गया, तो इसी फाइनेंशियल ईयर में सिग्मा कॉर्प के शेयर की औकात उस कागज जितनी भी नहीं रहेगी जिस पर कि वो छपा होता है। जबकि इतना बुरा हाल नहीं है, ना है, ना होने वाला है, ना होना चाहिए। रमाकांत बोला। क्योंकि सिग्मा के 4,000 शेयर मेरे पास भी हैं। मौजूदा मार्केट फ्लक्चुएशन करती है मौजूदा मार्केट फ्लक्चुएशन वक्ती है, शुक्ला बोला। मार्केट कभी भी संभल सकती है और ऊपर उठना शुरू कर सकती है। मार्केट या आपका शेयर? सुनील बोला। शेयर भी। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो सिलसिलेवार पब्लिसिटी है जो वो कुत्ता प्रेस के जरिए मेरे खिलाफ कर रहा है। मेरे को खुफिया जानकारी हासिल है कि माइनॉरिटी स्टॉक होल्डर्स उसके झांसे में आ रहे हैं, उसकी पेपर पब्लिसिटी से मुतमईन हो रहे हैं और अपनी प्रॉक्सी उस बोर्ड को भेज रहे हैं जिसका गठन इसी काम के लिए किया गया है और जिसका कर्ता धर्ता धर्मेश पाहवा है। तो ये अभियान आपकी कुर्सी हिला सकता है? हिला ही सकता है, इसीलिए तो शुरू किया है। मेरे खिलाफ जारी इस अभियान की, इस साजिश की
ब्यूटी ये है कि आज से पहले किसी को माइनॉरिटी स्टॉक होल्डर्स को एकजुट करने का, उनकी प्रॉक्सी वोट हासिल करके अपनी स्थिति मजबूत करने का ख्याल ही नहीं आया। ऐसे स्टॉक होल्डर्स की अपनी अपनी ताकत सिफर होती है, लेकिन उनकी सामूहिक ताकत कोई भी उलटफेर करने में सहायक सहायक हो सकती है। धर्मेश पाहवा की अपनी ताकत क्या है? उसकी अपनी ताकत किसी गिनती में नहीं, लेकिन सिग्मा कॉर्प का एक डायरेक्टर जो कि 14% स्टॉक होल्डर है, उसके साथ है। माइनॉरिटी स्टॉक का टोटल 26% के करीब बनता है। इतनी ताकत पास जमा हो जाए तो बची खुची जरूरत जैसे तैसे पूरी कर लेना कोई बड़ा काम नहीं रह जाता। मेरे दुश्मन जब माइनॉरिटी स्टॉक का 26% अपनी मुट्ठी में बताए गए, तो कई मेरे तरफदार मुझे डूबता जहाज मानकर सहज ही उनके साथ जा मिलेंगे। 14 ये और 26 वो, 40 तो हो गया। आई सी। वो डायरेक्टर मेरे खिलाफ है क्योंकि उसकी निगाह एमडी की कुर्सी पर है। अपनी रोटियां सेकने के लिए वो शुरू से पाहवा का तरफदार बना हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जब पाहवा को हटाने की बात उठी थी, तब भी उसने इस बात की पुरजोर मुखालफत की थी और ये तक साबित करने की कोशिश की थी कि मैं और सिर्फ मैं उसे इसलिए हटाना चाहता था क्योंकि वो माइंड इट मेरी, उसकी नहीं, फाइनेंशियल रेगुलेटरीज से वाकिफ हो गया था और अपनी खाल बचाने के लिए मैं उसको कंपनी से निकालने पर तुला था। तब मैं ये साबित करके दिखाने में कामयाब न हो गया होता कि पाहवा एक करप्ट आदमी था जो कि कई गोपनीय जानकारियां हमारी एक प्रतिद्वंदी कंपनी को नकद शाबाशियों के बदले में पास ऑन कर रहा था और कंपनी के धंधे को भारी चोट पहुंचा रहा था, तो वो इन होता और मैं ही आउट होता। लेकिन ऐसा ना हुआ और वो आउट हुआ। हाँ। कब से बाहर है? 5.5 महीने हो गए हैं। कितना अरसा रहा कंपनी में? 3.25 साल के करीब। इतने अरसे में तो काफी माल सरकाया जा सकता है। सरकाया ही होगा, तभी तो सिग्मा कॉर्प से बाहर होने के बाद से मेजेस्टिक सर्कल पर फैंसी ऑफिस खोलकर बैठा हुआ है। किस काम के लिए? खुदा जाने। वैसे सुना है कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम पकड़ा है। हम्म। तो मौजूदा कैंपेन के जरिए एक तरह से वो आपसे बदला उतार रहा है। हाँ। मेरी ट्रेजेडी ये है कि इस नाजुक घड़ी में मैं अपने पत्ते नहीं खोल सकता। रियल एस्टेट डेवलपमेंट के कारोबार में कितने ही ऐसे काम होते हैं जो गुपचुप किए जाते हैं जाएं तो तभी मुफीद साबित होते हैं। आज मैं ये बात स्टॉक होल्डर्स के सामने खोल के रखूं कि कंपनी की बेहतरी के लिए मैं क्या कदम उठा रहा हूं, तो नतीजा ये होगा कि जिन प्रॉपर्टीज पर हमारी निगाह है उनके दाम दुगने चौगुने हो जाएंगे। नतीजतन जो डील आज हमारी कंपनी के लिए मुफीद है वो ऐसे नहीं रहेंगे और कंपनी के कारोबार को और धक्का लगेगा। ऐसा ना हो इसके लिए मौजूदा हालात में आप क्या कर सकते हैं? मैं प्रॉक्सी के दुश्मनों की तरफ जाने के मौजूदा ट्रेंड को रोक सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरे को ये मालूम होना जरूरी है कि वो कौन शेयर होल्डर हैं जो कि दुश्मनों को अपनी प्रॉक्सी अरसाल कर चुके हैं। फिर मैं और मेरे हित चिंतक उनको असलियत से वाकिफ करा सकते हैं। तो क्या होगा? वो लोग अपनी प्रॉक्सी वापस ले लेंगे? वापस ले लेंगे या वोट के लिए हाजिर हो जाएंगे? किसी ने अपनी प्रॉक्सी किसी के हक में जारी की हो, लेकिन वो वोट देने खुद पहुंच जाए तो प्रॉक्सी खारिज हो जाती है। हम्म। मेरी दूसरी ट्रेजेडी ये है कि स्टॉक मार्केट ने तो संभलना ही संभलना है। उसके डाउनवर्ड ट्रेंड ने पलटी खानी ही खानी है। लेकिन ऐसा अगर मेरे हट जाने के बाद हुआ तो इसका सेहरा दुश्मनों के सिर बंधेगा। ऐसा लगेगा कि मैं ही वो ग्रहण था जो कंपनी को लगा हुआ था, जिसके हटते ही कंपनी का स्टॉक आसमान छूने लगा। यानी कि जो काम स्वाभाविक तौर पर होगा उसके यश का भागी भी आपका दुश्मन बनेगा। हाँ। हम्म। अभी प्रॉब्लम क्या है जो मेरी आमद से पहले डिस्कस हो रही थी?
उत्तर देने की जगह अभिनंदन अभिनंदन शुक्ला ने रमाकांत की तरफ देखा। कौन बोला काका बल्ली? रमाकांत बोला। कि कोई प्रॉब्लम डिस्कस हो रही थी? एक कबूतर बोला, एक गोला कबूतर बोला, जिसको एक उड़ती चिड़िया बोली, जो बकवास न कर। अरे अंधे को दिखाई दे रहा था कि कोई गंभीर मंत्रणा हो रही थी। किसी गैर मामूली बात पर तो तबसरा हो रहा था, जिसकी वजह से मैं तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहता था। हम्म। दोनों की निगाहें मिली। शुक्ला ने सहमति में सिर हिलाया। मालको, फिर रमाकांत बोला, तुम्हारी तीखी निगाह पर मैं सदके, असलियत यही है कि अपना ये मित्र प्यारा परेशान हलकान है। मैं तेरे को याद ही कर रहा था, जबकि तू जैसे आसमान से टपका। भक्त जब सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। मां यवा आया वड्डा भगवान, आया वड्डा प्रगट। सुनील हंसा। खैर, अब सुन बात क्या है। सुन रहा हूं। सुट्टा ला के सुन, घूंट भर के सुन। सुनील ने सिगरेट का कश खींचा, बियर का एक घूंट भरा। मेरे से सुनेगा या एन घोड़े के मुंह से? क्या? फ्रॉम हॉर्सेस माउथ? अंग्रेजी नहीं समझता? शुक्ला साहब से। एक ही बात है। मेरे ख्याल से तुम ही बोलो मालको। शुक्ला ने खंखार कर गला साफ किया। वो क्या है कि परसों शाम को ऑफिस में ऑफिस आवर्स के बाद मेरे पास एक अनजान औरत का फोन आया, जो सेक्रेटरी के छुट्टी करके चली गई होने की वजह से मैंने खुद रिसीव किया। और जब बोली कि उसके पास मेरे काम की एक खुफिया जानकारी थी, जो कि वो मुझे सौंपना चाहती थी। अनजान औरत? हाँ। कोई नाम बताया? बताया। अनामिका। फर्जी नाम? जाहिर है, चुना ही इसलिए। अनामिका, जिसका कोई नाम ना हो। हाँ। फोन पर मैं उसकी सूरत तो नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी आवाज, आवाज ना जाने क्यों मुझे कुछ जानी पहचानी लगी। वजह? वजह क्या बोलूं? बस लगा कि वो आवाज मैंने पहले भी कभी सुनी थी। जबकि ये बात आपकी खामख्याली भी हो सकती थी। शायद नहीं। तुम पूरी बात सुनो, फिर जानोगे कि क्यों नहीं। ओके। मैंने उसे कहा कि ऐसी कोई जानकारी अगर वो मुझे सौंपना चाहती थी तो वो अगले रोज सुबह मेरे ऑफिस में आकर मेरे से मिल सकती थी। बोली वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी निगरानी हो रही थी, जिसकी वजह से जरूरी था कि वो निहायत खुफिया तरीके से किसी खुफिया मकाम पर मेरे से मिलती। खुफिया मुकाम के तौर पर उसने हाईवे नंबर 41 पर बने एक मोटेल का नाम लिया, जिसमें मैं जाकर ठहरता हूँ। वो वहां आधी रात के बाद चुपचाप मेरे पास पहुंच जाती। एक अनजान औरत के कहने पर ऐसा कोई स्कैंडलस कदम उठाने को मैं तैयार नहीं था, इसलिए मैंने बहाना बना दिया कि उस रात मैं बिजी था। वो बोली अगली रात। मैंने कहा कि अगली रात की भी मेरी एक पहले से निर्धारित लेट नाइट अपॉइंटमेंट थी। बोली उसकी खुफिया जानकारी उस प्रॉक्सी वॉर में मेरे हाथ मजबूत कर सकती थी, जो कि मेरे में और मेरे दुश्मनों में, उसने धर्मेश पाहवा का खास तौर से नाम लिया, चल रही थी। और मैं उस जानकारी से मुंह मोड़कर खुद को और कंपनी को बचाने का मौका छोड़ रहा था। ये ना बोली कि ऐसा कोई मौका वो आपको देना क्यों चाहती थी। मैंने एन यही उससे पूछा तो बोली, उसका दृढ़ विश्वास था कि मेरे रहते ही कंपनी तरक्की कर सकती थी, फल फूल सकती थी। धर्मेश पाहवा और उसके हिमायती लुटेरे थे जो कि कंपनी पर कब्जा करके उसे लूटना चाहते थे, बर्बाद कर देना चाहते थे। बोली वो कंपनी की वेल विशर थी और वो हरगिज गवारा नहीं कर सकती थी कि कंपनी का निजाम धर्मेश पाहवा जैसे कॉनमैन के हाथों में पहुंच जाता। मैं उस बात से प्रभावित हुआ। मैंने बड़ी नरमी से उसे राय दी कि वो जानकारी मुझे कुरियर से भेज दे। जवाब में वो बोली कि उसे कुरियर के मेरे तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दुश्मनों की हर घड़ी उस पर निगाह थी। इस हद तक निगाह थी कि उसका कत्ल भी हो सकता था। मैंने इसे एक ड्रामाई बात बताया तो उसने नाराज होकर फोन पटक दिया।
आजकल तो कॉलर आइडेंटिटी वाले फोन आते हैं। मेरा ऑफिस फोन वैसा ही था। उस पर जो नंबर रिकॉर्ड हुआ था, उस पर मैंने कॉल बैक किया तो जवाब ना मिला। इंक्वायरी के बाबत उससे पूछा तो पता चला पीसीओ का था। हम्म। जैसी खुफिया मुलाकात वो चाहती थी, उससे इनकार करने की कोई और भी वजह थी, सिवाय इसके किसी अनजान औरत से ऐसी मुलाकात स्कैंडल खड़ा कर सकती थी। यही वजह क्या कम है? मैं जाके किसी लोकल होटल में या मोटल में कमरा लूं, आधी रात को उस अनजान औरत की आमद के लिए उसका दरवाजा खोल खुला छोड़ के रखूं। वो आए तो पीछे पीछे पुलिस भी आ जाए, मीडिया वाले आ जाएं, और मेरा सिग्मा कॉर्प के इज्जतदार एमडी का जुलूस निकल जाए। शादीशुदा है? नहीं। इसलिए कहानी ये बनती कि मैंने सेक्स किक के लिए होटल में कमरा लिया और वहां किसी हाई प्राइस कॉल गर्ल को तलब किया। आपका मतलब है कि वो कॉल आपकी छवि खराब करने के लिए दुश्मनों की चाल हो सकती थी? क्या नहीं हो सकती थी? मेरे पर पहले ही इल्जाम है कि कंपनी का पैसा मैं अपनी जाति इस्तेमाल के लिए सरका रहा हूं। यूं उस लिस्ट में एक और नए घिनौने इल्जाम का इजाफा हो जाता। सही फरमाया आपने। जब से ये प्रॉक्सी वॉर शुरू हुई है, मेरे को लगातार ये अंदेशा सताता रहता है कि मुझे किसी जाल में फंसाने के लिए दुश्मन कोई ना कोई चाल कभी ना कभी जरूर चलेंगे। ऐसी सोच के जेर साया उस टेलीफोन कॉल को दुश्मनों की कोई चाल समझना मेरे लिए स्वाभाविक था। उसमें ना फंसने की भरपूर कोशिश करना मेरे लिए स्वाभाविक था। ठीक। लेकिन बात यहीं तो खत्म नहीं हुई होगी। यहीं खत्म हो गई होती तो जिक्र के काबिल कोई बात ही ना होती। वड्डे भापा जी के साथ माथे से माथा जोड़कर डिस्कस करने के लिए कोई मसला ही ना होता। बल्ले भाई, रमाकांत प्रशंसात्मक स्वर में बोला। किन्ना सयाना है मेरा शरवण पुत्र। नहीं, बात यहीं खत्म नहीं हुई, शुक्ला बोला। अगले दिन, यानी कि कल दोपहर के करीब उस औरत का फिर फोन आ गया। तब कॉल पहले मेरी सेक्रेटरी ने रिसीव की, जैसा कि वो ऑफिस में हो तो होता ही है, और आगे मुझे पास ऑन की। तब उस औरत ने, कथित अनामिका ने, पहला बम शेल तो ये छोड़ा कि मेरे से पूछा कि क्या मुझे मालूम था कि कल शाम जब मैं लेट आवर्स में अपने ऑफिस से निकला था तो मेरा पीछा किया गया था। हालिया दिनों में इस बाबत मैं खबरदार रहता आ रहा था, लेकिन मुझे कबूल करना पड़ा कि नहीं मालूम था। वो बोली कि कोई मामूली लोग नहीं, एक हाई क्लास प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के दक्ष जासूस मेरे पीछे लगे थे, इसलिए मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा। फिर? सुनील बोला। फिर उसने वही कल वाली जिद दोहराई कि अपनी भलाई के लिए, कंपनी की भलाई के लिए मुझे उससे मिलना चाहिए था। मैंने जासूसों की निगरानी का जिक्र किया तो बोली कि उस घड़ी मेरे पीछे एक ही जासूस था, और उसका भी काम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं, खाली मेरी मूवमेंट्स पर वॉच रखना था, उनका रिकॉर्ड रखना था। उसे क्या मालूम? मैंने पूछा था। बोली बस मालूम है किसी तरह। उस संदर्भ में उसने मुझे ये भी बताया कि असली खतरा मुझे लाल सिंह चौहान नाम के आदमी से था, जो मौका लगने पर बिना डरे बिना झिझके मेरे साथ खतरनाक से खतरनाक तरीके से पेश आ सकता था। इस सिलसिले में तैयारी के तौर पर उसने मेरे को हथियारबंद रहने की राय भी दी। कुछ ज्यादा ही हाई फाई बातें हैं ये। ये ना बोला कि आपको इस लाल सिंह चौहान की शिनाख्त कैसे होगी? मोटे तौर पर हुलिया बोला, और ये बोला कि ठिगना और मोटा था। ये तो कोई शिनाख्त ना हुई। जो और हुलिया बोली वो भी बहुत जनरल था, किसी का भी हो सकता था। फिर क्या बात बनी? नहीं बनी। इसलिए मैंने किसी खास शिनाख्त की बात की तो उसकी कार की खास शिनाख्त बता दी, जो कि एक काले रंग की पुरानी फिएट थी, जिसकी पिछली नंबर प्लेट का एक कोना मुड़कर ऊपर को उठा हुआ था। लिहाजा वो कार जिसके भी कब्जे में हो, वो लाल सिंह चौहान। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन मैं वही दोहरा रहा हूं जो मुझे सुनने को मिला। खैर, आगे। आगे मैंने जिद की कि वो कुछ तो हिंट दे कि उसकी जानकारी की किस्म क्या थी।
जवाब मिला कि वो उन लोगों की एग्जैक्ट गिनती बता सकती थी जिनकी प्रॉक्सी धर्मेश पाहवा को अपनी न्यूज़पेपर कैंपेन के तहत हासिल हो चुकी थी। और अगर मैं इस बात को राज रखने का वायदा करता कि वो जानकारी मुझे कैसे हासिल हुई थी, कहाँ से हासिल हुई थी, तो वो ऐसे तमाम के तमाम लोगों के नाम भी मुझे बता सकती थी। जुबानी? मैंने ये सवाल उससे पूछा ही था कि जवाब में मुझे एक डरी हुई सिसकारी सुनाई दी। हे भगवान, ये तो सुनाई दिया और लाइन कट गई। क्या मतलब हुआ इसका? कोई दिखाई दे गया जिसे वो समझती थी कि उसे खतरा था, या भाव बढ़ाने के लिए ड्रामा किया? किया तो कामयाबी से किया, क्योंकि तब तक उस औरत की पेशकश कबूल कर लेने के हक में मेरा मन बनने लगा था। मैं इस बात को नहीं झुठला सकता कि जो जानकारी वो कहती थी कि उसके पास थी, वो मेरे बहुत काम की थी। फिर आज सुबह दफ्तर खुलते ही उसका फिर फोन आया। इस बार उसने बाकायदा फरियाद की कि मैंने जो करना था जल्दी करूं। कहा कि अगर मैं उसकी पेशकश को नजरअंदाज करूंगा तो कंपनी बर्बाद होकर रहेगी। कंपनी की कमान पाहवा और उसके जोड़ीदारों के हाथ आते ही कंपनी का सर्वनाश होकर रहेगा, और इस सर्वनाश को होने से रोकना मेरा फर्ज ही नहीं था, धर्म था। जमा उसने उस बार एक नई बात भी कही। क्या? कहा कि उसका खुद का बदला भी उसके बिना नहीं चुक सकता था। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये कि वो धर्मेश पाहवा की मुखालफत किसी जाति खुंदक के तहत कर रही थी। और क्या मतलब हो सकता है इसका? कमाल है। इस बार मैंने भी एक नई पेशकश की। मैंने कहा कि मैं अपने किसी जिम्मेदार और भरोसे के आदमी को उससे मिलने के लिए तैनात कर सकता था। उसने ये पेशकश ये कहकर ठुकरा दी कि उस नाजुक मामले में मेरे से ज्यादा जिम्मेदार आदमी कोई हो ही नहीं सकता था। फिर उसने मेरे पर यह भी इल्जाम लगाया कि उस बाबत खुद मेरा कोई कदम उठाने से हिचकना इस बात की तरफ इशारा था कि मेरे ढोल में पोल थी। कि धर्मेश पाहवा का ये इल्जाम बेबुनियाद नहीं था कि मैं बद इंतजामी और हेराफेरी का झंडा बरदार था और खुद कंपनी को घुन की तरह खा रहा था। वो एक बड़ी तोहमत थी जिससे मैं तिलमिलाए बिना न रह सका। उसने मुझे उस बाबत कोई फौरी फैसला करने पर मजबूर किया। मैंने उसे कहा कि वह मुझे सोचने के लिए सिर्फ आधे घंटे की मोहलत और दे दे। उसने मेरी दरख्वास्त कबूल की और आधे घंटे में फिर फोन करने को कहकर लाइन काट दी। वो मोहलत मांगने की वजह बराबर थी। उस दौरान मैंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी दीक्षा दत्ता को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। उससे बोला कि आधे घंटे बाद अनामिका नाम की उस औरत की कॉल फिर आने वाली थी, और मैं चाहता था कि इस बार वो जब कॉल मेरे को ट्रांसफर करे तो खुद बीच में से न हटे, और उस कॉल के दौरान होने वाले वार्तालाप को सुने और उसको रिकॉर्ड किए जाने का प्रबंध करके रखे। वजह? मैंने पहले ही कहा है कि मुझे वो आवाज जानी पहचानी लगती थी। बाद में मैं उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनकर याद करने की, दिमाग पर जोर देने की कोशिश करना चाहता था कि क्यों वो मुझे जानी पहचानी लगती थी। पहले कब कहाँ वो आवाज मैंने सुनी थी, और वो आवाज असल में किसकी थी। आई सी। ठीक आधे घंटे बाद फिर फोन आया, जिसे कि मेरी सेक्रेटरी ने मेरे पास ट्रांसफर किया। इस बार फोन पर मैंने उस औरत को कहा कि मैं उससे मिलने को तैयार था, बशर्ते कि मुलाकात को खुफिया रखने के लिए हर मुमकिन एहतियात दोनों तरफ से बरती जाए। उसने पुरजोर इस बात को कबूल किया और कहा कि क्योंकि वो भी ऐन यही चाहती थी, इसलिए आइंदा सब प्रोग्राम उसने पहले ही सोच विचार करके रखा हुआ था। इसका तो ये मतलब हुआ कि उसे यकीन था कि अंत पंत उसकी ऑफर कबूल होके ही रहनी थी। बिल्कुल। फिर क्या बोली? बोली कि आज शाम ठीक 5 बजे वो पीडी, जो मेरी निगरानी पर लगा हुआ है, अपनी ड्यूटी खत्म करके चला जाएगा और उसकी जगह लेने के लिए एजेंसी से कोई दूसरा पीडी पहुंच जाएगा। बकौल उसके उन दोनों का आपसी संपर्क जरूरी नहीं समझा जाता। एक जना अपनी शिफ्ट का टाइम खत्म होता है तो चल देता है, और दूसरा जना अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी शुरू कर देता है। यानी कि शाम 5 बजे का टाइम होता है तो आ जाता है। अजीब इंतजाम है। पहला वक्त से पहले तो माना नहीं जाएगा, लेकिन दूसरा पहुंचने में तो लेट हो सकता है।
बकौल उसके आज शाम यही होगा। उसे क्या मालूम? उसी के किए ऐसा कुछ होगा कि नाइट शिफ्ट वाला पीडी ड्यूटी पर लेट पहुंचेगा। यानी कि शाम 5 बजे के बाद एक वक्फा ऐसा होगा जबकि आप किसी की निगाह में नहीं होंगे। उसका दावा तो यही जाहिर करता था। खैर, फिर उसकी मेरे लिए हिदायत है कि मैं 5:01 पर अपने ऑफिस से निकलूं, कार में सवार हूं और नेपियन हिल रोड के रास्ते मुगल बाग की ओर ड्राइव करना शुरू कर दूं। कहां से? आपका ऑफिस कहाँ है? शंकर रोड पर, हिल व्यू टावर्स में। आई सी। आगे? यूं कोई 22-23 किलोमीटर कार चलाने तक अगर मुझे गारंटी हो जाए कि मेरे पीछे कोई नहीं लगा हुआ, तो मैं मुगल बाग में फर्स्ट क्रॉस रोड पर शिल्पा बार के बाहर पहुंचूं, जहां एक कतार में 3 टेलीफोन बूथ हैं। वहां ठीक 6 बजे तीसरे टेलीफोन बूथ की घंटी मेरे लिए बजेगी। अगर तब तक इस बात की तस्दीक हो चुकी हो कि वहां तक मेरे पीछे कोई नहीं लगा था, तो मुझे बता दिया जाएगा कि मुलाकात के लिए आगे मुझे कहाँ जाना था। अगर कोई तब भी पीछे लगा होगा जिसकी कि मुझे खबर नहीं हुई होगी, तो फोन नहीं बजेगा। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। वार्तालाप रिकॉर्ड हुआ? बराबर हुआ। मेरी सेक्रेटरी ने उसे मेरे चैम्बर में लाकर मुझे सुनाया। बिल्कुल साफ रिकॉर्डिंग हुई। उसने मुझे कहा कि रिकॉर्डिंग सुनने पर उसे भी उस औरत की आवाज पहचानी पहचानी सी लगी थी, और एक निष्ठावान कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी की तरह मेरे पर यह अंदेशा जाहिर किया कि वो औरत कोई जाल फैला रही है जिसका वाहिद मकसद मुझे फंसाना था। जिस लिस्ट को वो मुझे इतने पेचीदा तरीके से सौंपने की बात कर रही थी, वो चाहती तो 100 तरीकों से उसे मेरे तक पहुंचा सकती थी। वो आपके हिदायत पर अमल करने के हक में नहीं थी। 10 बार सॉरी बोलकर बोली कि शाम को मुझे उस अभियान पर हरगिज नहीं निकलना चाहिए था। इस बाबत कुछ और ना कहा कि क्यों उसे वो आवाज पहचानी जान पड़ती थी। बोली, कभी कहीं सुनी थी और अंदाजे बयां की एक खूबी की वजह से याद थी। कौन सी खूबी? वो औरत धारा प्रवाह नहीं बोलती थी। कुछ लफ्ज बोलने के बाद तनिक ठिठक जाती थी और फिर आखिरी लफ्ज को दोहरा कर आगे बढ़ती थी। लिहाजा उसने पहले भी कभी फोन पर वो आवाज सुनी थी। नहीं, फोन पर नहीं। वो कहती है कि वो औरत, उस आवाज की मालकिन, गुजरे दिनों में कभी ऑफिस में आई थी और आकर खुद मेरे से मिली थी। लिहाजा आप और आपकी सेक्रेटरी साहिबा कभी दोनों उस औरत के रूबरू हो चुके थे। वो तो यही कहती है। आपको ऐसी कोई मुलाकात याद आई? नहीं। दिमाग पर बहुत जोर देने पर भी नहीं। जब वो औरत, रमाकांत बोला, तुमसे वाकिफ है तो लुका छिपी का क्या मतलब? क्या पता क्या मतलब। इसी वजह से तो मेरी सेक्रेटरी को अंदेशा है कि वो कोई फंदा है। वहम से मुत्तला होगी माई हुई। आवाज, सुनील बोला, आपको भी पहचानी लगी थी। ये बात, ये खूबी आपने नोट न की? नहीं की। सिर्फ इतना जाने अनजाने महसूस किया कि अंदाजे बयां में कोई खूबी थी। वो क्या खूबी थी, दीक्षा की तरह ये मुझे स्ट्राइक न किया। ये भी तो हो सकता है मालको, रमाकांत बोला, कि अंदाजे बयां में ये खूबी जानबूझकर पैदा की गई हो। किसने? उसी औरत ने। रमाकांत, अभी तो तुम इस बाबत मेरी सेक्रेटरी को वहम से मुत्तला बता के हटे हो। मोतियां वाले हो, संभावना। क्या? संभावना? संभावना व्यक्त की है? व्यक्त? सुनील बोला, व्यक्त की थी। वही। जानबूझकर किस लिए? शुक्ला बोला, असल आवाज छुपाने के लिए, लहजा बदलकर, अंदाजे बयां बदलकर आपको गुमराह करने के लिए। लेकिन वजह? वो सच में ही कोई ऐसी औरत होगी जिसे तुम जानते हो और जो नहीं चाहती कि तुम्हें उसकी वाकफियत हो।
उसका ऐसा चाहना कैसे चल सकता है? आखिरकार तो प्रॉक्सी लिस्ट मुझे सौंपने के लिए उसने मेरे रूबरू होना ही है। हम्म। रमाकांत ने विचारपूर्ण लंबी हुंकार भरी। क्या गारंटी है? सुधीर धीरे से बोला। किस बात की? शुक्ला की भवें उठी। कि आखिरकार उसने आपके रूबरू होना ही है। शाम 6 बजे आपको महज बताया जाएगा कि मुलाकात के लिए आगे आपने कहाँ जाना है। शाम 6 बजे अभी आपको मीटिंग प्लेस की खबर लगेगी। वहां मीटिंग असल में किससे होगी, कब होगी, होगी भी या नहीं, यही कहकर नहीं टरका दिया जाएगा कि आप किसी और दिन, किसी और वक्त, कहीं और हाजिरी भरें। इस बाबत आपको कुछ भी तो नहीं मालूम। ये बात भी ठीक है। अब आपका इरादा क्या है? अपनी सेक्रेटरी की राय पर अमल करेंगे? यही तो फैसला मैं नहीं कर पा रहा हूं। असहाय भाव से हाथ फैलाता वो बोला। ये समझो कि मेरी सेक्रेटरी ने फंदे की बाबत अपना शक जाहिर करके इस बाबत मेरी सोच में जैसे मक्खी डाल दी है। मैं पक्का फैसला किए बैठा था कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने जाना था, लेकिन अब कंफ्यूजन में हूं। इस बाबत मशवरा करने, कोई राय हासिल करने ही मैं अपने दोस्त रमाकांत के पास आया था, जो कह ही रहा था कि अपना सुनील होता तो बेहतर राय देता। कि तुम आ गए। अब बोलो, तुम क्या राय देते हो? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं किसी दोस्त की राय का भी तलबगार ना होता। टिक के अपने ऑफिस में बैठता और वंस फॉर ऑल उस औरत को बोलता कि या तो वो प्रॉक्सी लिस्ट लेकर आपके ऑफिस में आ जाए, या कुरियर कर दे, या आपके किसी प्रतिनिधि को कहीं सौंप दे। उसे इनमें से कोई बात कबूल ना हो तो वो लिस्ट की बत्ती बनाए या शहद लगाकर चाटे। चॉइस उसकी है। सो दिस इज योर कंसॉर्टेड ओपिनियन? यस, दिस इज माय ओनली ओपिनियन। हम्म। लेकिन शाम 6 बजे पीसीओ पर आने वाली कॉल रिसीव करने तो मुझे जाना ही होगा। खामखा। जब पीसीओ पर कॉल का कोई जवाब हासिल नहीं होगा तो अगली कॉल कहाँ आएगी? कहाँ आएगी? जहां परसों से बाकी कॉल आ रही हैं, जहां आप मौजूद होंगे। हम्म। उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। 6 बजने में तो अभी 4.5 घंटे बाकी हैं। तब तक ऑफिस में बैठकर वो रिकॉर्डिंग बार बार सुनिए। सेक्रेटरी को भी सुनाइए। जो सेक्रेटरी ने उस औरत की खास आवाज की तैयारी की है जो सेक्रेटरी ने उस औरत की खास आवाज की तैयारी की है, क्या पता दोनों में से किसी को याद आ जाए कि असल में वो औरत कौन है और कैसे आप उससे वाकिफ हैं। इत्तेफाक से ऐसा हो जाए तो खुफिया मुलाकात को गैर जरूरी जानकर आप ही उसके सिर पर जा खड़े होइएगा। फिर देख लीजिएगा, शर्तिया लड़का ही होगा। क्या? नतीजा सुखद निकलेगा। हम्म। उसने अपना गिलास खाली किया और उठ खड़ा हुआ। की होया मालको? रमाकांत बोला। चलता हूं। अरे, खाना तो खाकर जाओ। नहीं, अब इच्छा नहीं है। उसने सुनील की तरफ हाथ बढ़ाया। सी यू सुनील। वेल, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। सो एम आई सर। सुनील उसका हाथ थामता बोला। फिर मुलाकात होगी। जरूर। अभिनंदन शुक्ला रुखसत हो गया। वेटर को बुलाओ ताकि मैं खाने का ऑर्डर करूं। पीछे सुनील बोला। मैंने 2 बजे ऑफिस पहुंचना है। वो तो मैं बुलाता हूँ वीर मेरे। रमाकांत बोला। लेकिन पहले शाम का वादा इधर सरका। वादा? एक पैग, 2 पैग। रमाकांत तरन्नुम में बोला। पैग पैग पिए श्रीमान। ये लय किसी और संदर्भ में मैंने पहले सुनी है। हाल ही में सुनी है, लेकिन उसमें दारू का कोई जिक्र नहीं था। रमाकांत धूर्त भाव से हंसा। असल जुमला कोई और है? सुनील संदिग्ध भाव से बोला। हाँ। क्या है? एक पग, 2 पग, पग पग चलें श्री राम। लानत है, लानत है। रमाकांत जोर से हंसा। फिर संजीदा हुआ और बोला। सूरज गुरूब होते ही तूने यहाँ प्रगट होना है, वरना तेरी खैर नहीं, समझा? समझा। शाबाश है। अब मैं तेरे लिए रोटी बोटी का ऑर्डर करता हूँ।
अगला दृश्य। शाम को सुनील और रमाकांत यूथ क्लब के मेन हॉल में मौजूद थे और ड्रिंक शेयर कर रहे थे। रमाकांत खुश था कि यार ने वादा खिलाफी नहीं की। पैग पैग खेलने के लिए वो सच में ही दिन ढलते ही वहां पहुंच गया था। उनका दूसरा पैग जारी था जब सुनील एकाएक बोला, तुम्हारा यार। क्या? रमाकांत हड़बड़ाया। तुम्हारा कॉर्पोरेट बॉस यार। कहाँ है? उधर हॉल में दाखिल हो रहा है। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। आहो यार। लगता है बाज नहीं आया। किस बात से? मुगल बाग के टेलीफोन बूथ की शाम की हाजिरी भरने से। तुझे क्या पता? देख लेना। वहीं ठिठका खड़ा चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहा है और जाहिर है कि तुम्हें ढूंढ रहा है। तभी हॉल के प्रवेश द्वार पर ठिठके खड़े अभिनंदन शुक्ला की निगाह उन पर पड़ी और वो लंबे डग भरता सीधा उधर बढ़ा। वो करीब पहुंचा तो चुपचाप धम्म से एक कुर्सी पर ढेर हुआ और बड़े नर्वस भाव से सिगरेट सुलगाने लगा। सुनील ने नोट किया कि उस कोशिश में उसके हाथ कांप रहे थे। की होया मालको? रमाकांत बोला। ऐसी साइड डिश जैसी शक्ल क्यों बनाई हुई है जिसे कोई ऑर्डर नहीं करता? पंगा पड़ गया। बदहवास शक्ल जैसे ही बदहवास लहजे में वो बोला। कैसा पंगा? जाल। खास मेरे लिए फैलाया गया जाल, मैं उसमें जा फंसा। तो साफ बोलो ना कि बाज नहीं आए। अपनी सेक्रेटरी की भविष्यवाणी सच कर दिखाई। यार मेरे से सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हुआ। हर घड़ी भेजे में यही बात बजती रही कि शाम को पीसीओ का फोन बजेगा तो क्या होगा, क्या कहा जाएगा। हर वक्त लगता रहा कि मैं लिस्ट के मामले में ढिठाई बरत रहा था। उसको कैसे भी कोई खतरा मोल लेकर भी मुझे हासिल करना चाहिए था। इसलिए शाम को 5 बजे उठ के चल दिए। यही हुआ यार। कैसा पंगा? सुनील ने तनिक उत्सुक भाव से पूछा। कैसा जाल? बताता हूं। यही बताने के लिए यहां आया हूं। बस बताने के लिए? और कोई राय हासिल करने के लिए कि अब क्या करूं? मुफ्त की राय पर कौन अमल करता है? खुद आपने ही साबित कर दिया कि कोई नहीं करता। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन क्या करूं। ज्यो-ज्यों वक्त करीब आता गया मैं। मालको। रमाकांत उतावले स्वर में बोला। होया कि? बताता हूं, बताने ही आया हूं। सच पूछो तो सिर्फ बताने ही नहीं, बल्कि दुर फिटे मुंह। सॉरी। सॉरी। उसने व्याकुल भाव से आसपास निगाह दौड़ाई। हम कहीं प्राइवेसी में नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं। करीबी सेंट्रल पार्क है, वहां इस वक्त कई तनहा बेंच खाली होंगे। रमाकांत प्लीज। क्या प्लीज? खुद कल पे हो तो हमें कल्पा के ही मानोगे? माँ यह सारा नशा। ऑफिस में चलते हैं। सुनील सुनील उठता हुआ बोला। आइए। शुक्ला तत्काल उठकर खड़ा हुआ। मेरी तो कोई बात ही नहीं है। रमाकांत भुनभुनाया। मैं तो बेदखल हूं अपने ही ऑफिस से। वहीं अब पाकिस्तान का कब्जा जो हो गया है। उठो बड्डे पापा जी। सुनील बोला। रमाकांत भुनभुनाता हुआ उठकर खड़ा हुआ। तीनों उसके ऑफिस में पहुंचे। रमाकांत अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर हुआ और शुक्ला और सुनील दो विजिटर चेयर पर अलग अलग बैठ गए, अगल बगल बैठ गए। पीछे पीछे ही एक वेटर ड्रिंक्स की ट्रे के साथ वहां पहुंचा और उन्हें ड्रिंक सर्व करके रुखसत हो गया। अब बोलिए क्या हुआ? सुनील बोला। मैं सीधा स्टारलाइट होटल से यहां आ रहा हूं। शुक्ला बोला। होटल स्टारलाइट? ये कहाँ हुआ? कूपर रोड पर है। रमाकांत बोला। हाल ही में बना है, इसलिए अभी ज्यादा लोग, जिनमें तू भी जान पड़ता है, नाम से वाकिफ नहीं है। वही है ना मालको? हाँ। शुक्ला बोला। और ये देखो। उसने मेज पर एक गन रखी। सुनील ने उसकी नाल के पास मुंह ले जाकर गहरी सांस ली। इसमें से हाल ही में गोली चली जान पड़ती है? वो बोला। हाँ। शुक्ला ने तस्दीक की।
आपने चलाई? नहीं। आपकी है? नहीं। तो आपके कब्जे में कैसे आई? होटल के एक कमरे में एक नौजवान लड़की के पास थी। वो मेरे पर गोली चलाने को आमादा थी, इसलिए किसी तरह मैंने गन उससे छीन ली। गोली छीना झपटी में चली? नहीं, मेरी मौजूदगी में वहां कोई गोली नहीं चली थी। तो आपके पहुंचने से पहले वहां चली थी? मुझे नहीं मालूम। मुझे बस इतना मालूम है कि इस गन में से एक गोली चलाई गई है। वो कहाँ चली है, कब चली है, मुझे नहीं मालूम। एक गोली? हाँ। ये कैसे मालूम? गन हाल में चली है। ये तो गन की नाल से आते जले बारूद की मुश्क से मालूम पड़ा। ये कैसे मालूम पड़ा कि गोली एक ही चली है, दो नहीं या तीन नहीं चली? मैंने इसे खोला था। आई सी। और एक चैम्बर खाली पाया था। 5 गोलियां इसमें अभी भी हैं। आई सी। वो लड़की आपके साथ थी? नहीं। वो तो, ओए माँ सदके, रमाकांत तनिक झुंझुलाए स्वर में बोला। तो घोड़े के आगे बग्घी क्यों जोत रहा है अपनी जुबान में? ये तुझे सिरा पकड़ा रहा है? इन्हें पहले बात करने दे। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। 6 बजे से शुरू कीजिए। फिर शुक्ला से बोला। तो बकौल आपके, आपसे सब्र ना हुआ। सस्पेंस बर्दाश्त ना हुआ। शुक्ला जल्दी से बोला। एक ही बात है। बहरहाल आप हिदायत के मुताबिक शाम 5 बजे अपने ऑफिस से निकले, आजू बाजू कार चलाते भटके और फिर मुगल बाग वहां पहुंच गए जहां शिल्पा बार के बाहर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में ठीक 6 बजे आपके लिए कॉल आने वाली थी। हाँ। कॉल आई? हाँ। 6 बजने से 3-4 मिनट पहले ही आ गई। जो फोन एन 6 बजे बजना था वो 3-4 मिनट पहले बजा? हाँ। तो आपने कैसे सोचा कि आपके लिए बजा था? भाई मैं बूथ में था, अपनी कॉल का इंतजार में पहले से ही बूथ में था, ताकि कोई और उस बूथ पर कब्जा न कर बैठता। फोन मेरे सामने बजा था, मेरा कॉल रिसीव करना स्वाभाविक था। तो आपने कॉल रिसीव की तो पाया कि वो आपके लिए ही थी? हाँ। लाइन पर अनामिका थी? नहीं। जो जनाना आवाज मुझे सुनाई दी वो अनामिका की नहीं थी। मेरे को बोला गया कि अनामिका अपनी निगरानी करते लोगों से पीछा छुड़वाने में बिजी थी, और मेरे लिए हिदायत थी कि मैं बूथ से निकलते ही अपनी कार में सवार हूं और सीधा नाक की सीध में होटल स्टारलाइट पहुंचूं। वहां रिसेप्शन पर जाकर अपना नाम अमृत ग्रेवाल बताऊं और अपने लिए किसी मैसेज के बाबत दरियाफ्त करूं। जवाब में क्लर्क मुझे जो लिफाफा सौंपेगा उसे लॉबी के किसी तन्हा कोने में जाकर खोलूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे आगे क्या करना है। इसके बाद फौरन लाइन कट गई। फिर हिदायत के मुताबिक मैं होटल स्टारलाइट पहुंचा, रिसेप्शन पर अपना नाम अमृत ग्रेवाल बताया और मैसेज के बाबत पूछा। तो क्लर्क ने मुझे एक भूरा लंबा भारी लिफाफा सौंप दिया। उसने कोई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ना मांगा? मुझे मांगता लगा तो था, लेकिन नहीं मांगा। मांगता तो दिक्कत होती। कैसे साबित करते कि आप अमृत ग्रेवाल थे? सो तो है। मालको, रमाकांत बोला, शायद मैसेज छोड़ने वाले ने ऐसा कोई इंतजाम किया हो कि आइडेंटिटी के बारे में सवाल ना किया जाए। जो कोई भी खुद को अमृत ग्रेवाल बताए उसे लिफाफा सौंप दिया जाए। हो सकता है। तो सुनील बोला, लिफाफे में से प्रॉक्सी लिस्ट बरामद हुई? पुराने अखबारों की कतरनें बरामद हुई। शुक्ला बोला, जिन्हें ऐन लिफाफे के साइज का काटकर उसमें भरा गया था। ओह। लेकिन उन कतरनों में एक चाबी भी थी जो कि उसी होटल के कमरा नंबर 808 की थी। कैसे जाना? चाबी के साथ, जैसे कि होटलों की चाबियों के साथ होता है, एक पीतल का आयतकार प्लेट नत्थी थी जिस पर दायरे में होटल स्टारलाइट और बीच में 808 गुदा हुआ था। तो आप उस कमरे में पहुंचे? फौरन तो ना पहुंचा। मेरा दिल बार बार गवाही दे रहा था कि वो कोई फंदा था जिसमें मैं फंसने जा रहा था। लेकिन जितनी जहमत मैं तब तक कर चुका था, उसकी रूह में प्रॉक्सी लिस्ट से जुड़ी मेरी आस मुझे मजबूर कर रही थी
कि मैं जो होता था होने दूं और वो कदम भी बढ़ा ही डालूं, जैसा कि आखिरकार आपने किया। हाँ। निर्विघ्न आठवीं मंजिल पर पहुंचे। हाँ। रास्ते में कोई ना मिला। हाँ। जिस लिफ्ट में सवार होकर मैं ऊपर गया था वो भी मुझे खाली मिली थी और वो रास्ते में बिना कहीं रुके सीधी आठवीं मंजिल पर पहुंची थी। सेल्फ ऑपरेटेड थी? नहीं, ऑपरेटर वाली थी। ऑपरेटर एक नौजवान लड़की थी जो कि गौवानी जान पड़ती थी, लेकिन उसने मेरी तरफ कतई कोई तवज्जो नहीं दी थी। वो स्टूल पर बैठी एक नॉवल पढ़ती रही, जिस पर से सिर्फ एक बार उसने निगाह उठाई, जबकि मैंने उसे फ्लोर की बाबत बोला था। फिर आठवीं मंजिल पर पहुंचकर मैंने वहां का गलियारा खाली पाया। वहां खामोशी से चलता मैं 808 के दरवाजे पर पहुंचा और मैंने उस पर दस्तक दी, जिसका मुझे कोई जवाब ना मिला। दोबारा दस्तक दी तो भी जवाब ना मिला। मालको, रमाकांत बोला, जब चाबी तुम्हारे हाथ में थी। एग्जैक्टली exactly, यही सूझा उस घड़ी मुझे। यही सोचकर कि कमरा खाली था, मैंने चाबी दरवाजे के बिल्ट इन लॉक में घुमाई और धीरे से उसे धकेलकर हिचकिचाते हुए भीतर कदम डाला। मैंने पाया कि वो एक स्वीट था जिसमें पीछे बेडरूम का दरवाजा बंद था। माहौल से मुझे यही लगा कि स्वीट खाली था, लेकिन बीच के बंद दरवाजे का ख्याल करके फिर भी मैंने कोई है कह के आवाज लगाई। कोई जवाब न मिला तो मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और फिर इस उम्मीद में उस होटल को टटोलना शुरू किया कि प्रॉक्सी लिस्ट वहीं कहीं थी। क्योंकि सुनील बोला, कमरे की चाबी आपको सौंपी जाने का इंतजाम किया गया था। हाँ। मेरी निगाह में उस इंतजाम के पीछे यही मंशा थी कि अनामिका को मेरे रूबरू न होना पड़े। हो सकता है। तो क्या रंग लाई आपकी तलाशी? तलाशी अभी मैंने औनी पौनी ही ली थी कि बीच का दरवाजा एकाएक खुला और एक लड़की ने बाहर कदम रखा, जो कि उम्र में कोई 27 साल की थी। लंबी, ऊंची और भरपूर नौजवान। मुझे और हकबकाने वाली बात तो ये थी कि वो सिर्फ ब्रा और पैंटी पहने थी। सिर के बालों को उसने एक तौलिए में लपेटकर बांधा हुआ था और चेहरे पर मड पैक चढ़ाया हुआ था। मड पैक? नहीं समझता, रमाकांत बोला। ओए, जो बदसूरत औरतें खूबसूरत बनने के लिए थोबड़े पर थोपती हैं। खूबसूरत औरतें, शुक्ला बोला, खूबसूरती निखारने के लिए ऐसा करती हैं। अपना अपना ख्याल है मालको। फिर? सुनील बोला, सूरत तो आपको उसकी क्या दिखाई दी होगी? सिर्फ आंखें और होंठ दिखाई दिए, शुक्ला बोला। फिर? वो होठों में गुनगुना रही थी और वहां भीतर किसी की मौजूदगी से कतई बेखबर थी। उसकी मेरे पर निगाह पड़ी तो वो थमकर खड़ी हो गई। उसका मुंह यूं खुला जैसे चीखने लगी हो। ऐसा न करने की दरख्वास्त करते और पूछते कि क्या वो अनामिका थी। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। वो चीखी तो नहीं, लेकिन डपट कर बोली कि मैं वहीं खड़ा रहूं और बोली कि वो अनामिका नहीं है, उसकी रूममेट भूमिका थी। फिर पूछने लगी कि मैं कौन था, भीतर कैसे दाखिल हुआ था। मैंने बताया कि अनामिका ने मुझे चाबी दी थी और मैं उससे वहां मुलाकात होने की उम्मीद कर रहा था। उसको मेरी बात पर कतई यकीन न आया। मैंने बताया कि अनामिका मुझे कुछ कागजात सौंपने वाली थी और उसी सिलसिले में मैं वहां पहुंचा था, वरना वहां मेरा कोई काम नहीं था और अनामिका से मेरा और कोई लेना देना नहीं था। कागजात के जिक्र पर उसके मिजाज में थोड़ी तब्दीली आई। उसने इस बाबत सवाल किया तो मैंने प्रॉक्सी लिस्ट की बाबत बात बताई। वो बोली ऐसे कुछ कागजात शायद उसने राइटिंग डेस्क के दराज में देखे थे। तस्दीक के लिए वो एक और दीवार के साथ लगे राइटिंग डेस्क की ओर बढ़ी। पीठ मेरी तरफ फेर कर उसने उसका ऊपरला दराज खोला और जब वापस घूमी तो उसके हाथ में कागजात नहीं, गन थी। ये गन? सुनील ने मेज पर पड़ी गन की ओर इशारा किया। हाँ। आपके कब्जे में कैसी आई? वही बताने जा रहा हूं। उसने गन मेरे पर तान दी और हाथ ऊपर उठाने का हुक्म दिया। गन थामने का उसका तरीका ऐसा बचकाना था कि मुझे लग रहा था कि गन अभी भी चली कि चली, अभी चली कि तभी चली। मैंने उसे बाज आने को बोला तो वो उल्टे मेरे गन मेरे पर ताने मेरी तरफ बढ़ने लगी। दहशत में मैंने उसे फिर वार्न किया और कहा, डराया कि गन चल गई तो वो जेल में होगी। उस बात का उस पर कोई असर हुआ ये
हुआ होता ये सॉरी उस बात का उस पर कोई असर हुआ होता तो ये कि पहले से कांपते उसके हाथ और कांपने लगे और उसकी ट्रिगर पर टिकी उंगली लरजने लगी। तब तक वो काफी करीब आ गई थी। दहशत में मैं उस पर झपट पड़ा। मैंने उसकी गन वाली कलाई दबोच ली और उसकी बाह मरोड़कर गन उससे पकड़ ली। गनीमत थी कि मेरी उस कोशिश में वो चल ना गई। मैंने गन का सेफ्टी कैच ऑन किया और गन को अपनी जेब में डाल लिया। वो एक सोफे पर ढेर हो गई और फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे समझाया कि मेरा उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और अपनी वहां आमद की वजह फिर दोहराई। लेकिन वो तो ऐसी खौफजदा थी कि कुछ समझने की हालत में नहीं थी। बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी कि मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरा पर्स उधर पड़ा है, उसमें जो कुछ भी है सब ले लो वगैरह। उसके उस प्रलाप को सुनते ही मैंने यही फैसला किया कि वहां और रुकना मेरी मूर्खता थी। मैंने उसे डांट कर समझाया कि मैं जा रहा था, लेकिन मेरे जाने के बाद 5 मिनट तक न वो बाहर निकले और न टेलीफोन के करीब फटके, और अनामिका के अलावा किसी से मेरी वहां आमद का जिक्र न करे। वो क्या बोली? कुछ ना बोली। जड़ सी बैठी रही और मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना बजती रही। फिर मैं वहां से निकल गया, सीढ़ियों के रास्ते एक मंजिल नीचे पहुंचा और वहां से लिफ्ट में सवार हो गया। पहले वाली गोवानी ऑपरेटर मुझे फिर मिली, लॉबी में लिफ्ट जो मैं लॉबी में लिफ्ट में से निकलने लगा तो पूछने लगी मैं 8वीं मंजिल से लिफ्ट में क्यों नहीं सवार हुआ। यानी कि उसे याद था कि उसने आपको 8वीं मंजिल पर छोड़ा था। जाहिर है, जबकि आप कहते हैं कि उसने अपनी किताब पर से सिर भी नहीं उठाया था। हाँ, पता नहीं कैसी याददाश्त थी उसकी। जिस बात से बचने के लिए मैं एक मंजिल सीढ़ियां नीचे उतरकर लिफ्ट में सवार हुआ था, वही बात हो गई। उससे ये छुपा नहीं रहा कि मैं वही पैसेंजर था जिसे उसने थोड़ी देर पहले 8वीं मंजिल पर छोड़ा था। क्या फर्क पड़ता है मालको, रमाकांत बोला। आखिर लिफ्ट ऑपरेटर ही तो थी। वो तो है। और कोई फौजदारी तो नहीं हुई? यही तो अंदेशा मुझे सता रहा है। इसी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। मतलब? स्वीट के बेडरूम में तो मैं झांक नहीं पाया था। गन की हालत साफ बताती है कि इसमें से हाल ही में एक गोली चली है। मुझे क्या पता बेडरूम में क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ था। बेडरूम में कुछ हुआ होता तो गन उस नंगी फुंगी के हाथ में होती, जबकि तुम कहते हो कि उसने गन तुम्हारे सामने राइटिंग डेस्क के दराज से निकाली थी। फिर भी? क्या फिर भी? गन चली तो बराबर है। तुम्हें क्या? उसने जवाब न दिया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। इन्हें ये, सुनील बोला, कि गन ये साथ ले आए हैं। जनाब, आप गन साथ क्यों ले आए? बेध्यानी में बेध्यानी में साथ ले आया, शुक्ला दबे स्वर में बोला। वहां हालात की गहमा गहमी में मेरे को ख्याल ही न रहा कि गन मैंने अपनी जेब के हवाले की थी। चाबी? चाबी का क्या किया? चाबी? कौन सी चाबी? होटल के कमरे की चाबी, जो रिसेप्शन से मिले लिफाफे में से निकली थी, जिससे आपने रूम नंबर 808 का दरवाजा खोला था। वो भी बेध्यानी में साथ ले आए? हाँ, लेकिन बेध्यानी में नहीं। अच्छा। वो चाबी मैंने रिसेप्शन से तो हासिल नहीं की थी। मैं उसे वहां लौटाता तो उस बाबत मेरे से सवाल हो सकता था कि क्यों वो मेरे कब्जे में थी। इसलिए लौटाने की कोशिश न की, साथ ले आए। हाँ। अब आपकी क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ वो क्या है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि पीछे क्या हुआ। इसे एक गोली चली हुई गन से ताल्लुक रखता पीछे क्या हुआ? क्योंकि आपको लगता है कि वहां आपके लिए कोई जाल बिछाया गया था। हाँ। जिसमें फंसने से आप बाल बाल बचे हैं। जिसमें मैं फंस चुका हूं। ये रोशन ख्याल आपका इस गन की वजह से है? हाँ, अगर ये गन मर्डर वेपन है तो आपको इसे वहीं फेंक के आना चाहिए था। चाबी की बात जुदा है, लेकिन गन को आपको साथ नहीं लाना चाहिए था। इसलिए भी साथ नहीं लाना चाहिए था क्योंकि आपको एहसास होना चाहिए था कि ये इरादतन आप पर थोपी गई थी। क्या? अगर आप इस गन को मर्डर वेपन समझते हैं तो आप इसे अपने पास नहीं रखे रह सकते।
इसे पास रखना अपनी हालत आबैल मुझे मार जैसी करना है। मैं पुलिस के पास जाऊं? पुलिस के पास जाना था तो यहां आने की क्या जरूरत थी? जो अंदेशा अब आपको सता रहा है उसकी तस्दीक किए बिना होटल से रुखसत होने की ही जरूरत क्या थी? वो लड़की खौफजदा थी। गन आपके कब्जे में होने की वजह से आपके कब्जे में थी। वो लड़की खौफजदा थी। गन आपके कब्जे में होने की वजह से आपके कब्जे में थी। आप स्वीट के बेडरूम में जाने की कोशिश करते तो कौन रोकता आपको? उसे जवाब न सूझा। या वो लड़की खौफजदा नहीं थी? क्या सिर्फ एक्टिंग कर रही थी? वो कांप रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। ट्रिगर पर उसकी उंगली लरज रही थी। ये सब नुमाइशी तौर पर कर दिखाना क्या मुश्किल काम है? लेकिन क्यों? किस लिए? ये अच्छा सवाल है। तुमने पहले भी कहा है कि गन इरादतन इरादतन मुझ पर थोपी। कहा। इसलिए कहा क्योंकि आप खुद कबूल करते हैं कि वहां आपके लिए कोई जाल फैलाकर रखा गया। जबकि कोई जाल फैलाया जाता है तो पंछी के फंसने का इंतजार ही नहीं किया जाता, उसे फंसने के लिए मोटिवेट भी किया जाता है। मैं समझा नहीं। समझ जाएंगे। वो तो अधनंगी लड़की, बल्कि तकरीबन पूरी ही नंगी लड़की आपको खौफजदा लगी, अपनी नंगई से परेशान न लगी। क्या मतलब? ऐसे हालत में ऐसी लड़की किसी गैर मर्द से रूबरू हो तो उसकी पहली प्रतिक्रिया ये होती है कि वो अपना तन ढकती है। उसने ऐसी कोई कोशिश न की। बेडरूम में वापस घुसकर भड़ाक से दरवाजा बंद कर लेने की जगह आपके सामने खड़ी रही। अब था तो ऐसा ही। आपको उस औरत की आवाज आपको उसकी आवाज उस औरत जैसी लगी थी जो कि आपको फोन किया करती थी? अनामिका जैसी? हाँ। उसने कुछ कुछ क्षण उस बात पर विचार किया, फिर इनकार में सिर हिलाया। लिहाजा वो लड़की अनामिका नहीं थी? मेरे ख्याल से तो नहीं थी। ख्याल से? यकीन से नहीं? उसने उत्तर ना दिया। वो नौजवान थी, रमाकांत धीरे से बोला। ना होने जैसे कपड़े पहने थी। टेंशन का माहौल था। कहाँ इनकी तवज्जो आवाज की तरफ गई होगी? क्यों मलको? शुक्ला ने सहमति में सिर हिलाया। अब आप क्या चाहते हैं? सुनील बोला। उसने रमाकांत की तरफ देखा। बेधड़क बोलो मालको। मेरे में और सुनील में कोई फर्क नहीं है, रमाकांत बोला। उसने सहमति में सिर हिलाया, फिर सुनील से संबोधित हुआ। तुम बताओ। मैं आपको बताऊं कि आपको क्या चाहना चाहिए? भाई मेरी बात का मतलब समझो। कैसे समझूं? आप कुछ समझाएंगे तो समझूंगा। उसने पनाह मांगती निगाहों से रमाकांत की तरफ देखा। रमाकांत बोला। मेरे ख्याल से शुक्ला साहब इस बात की कोई जानकारी चाहते हैं कि असल में पीछे होटल में क्या हुआ। क्या हुआ? सुनील बोला। मोतियां वालों, ये गन कहती है कि कुछ ना कुछ तो बराबर हुआ है। तो वहां की पड़ताल से पता लग सकता है कि क्या हुआ। तुम्हारा मतलब है कि ये वहां वापस जाएं? मैं नहीं। शुक्ला तत्काल बोला। उसके शरीर ने एक स्पष्ट झुरझुरी ली। मैं नहीं। तो और कौन? अब क्यों सदके ले रहा है भले मानस के? रमाकांत बोला। बॉटम्स अप कर और उसके खड़ा हो। मैं और तेरे बड़े पापा जी। मैं क्यों? ओए, तू कैसा अखबार वाला है, खबर से मुंह मोड़ता है? खबर? इस गन से चली गोली का निशाना अगर हमें वहां कहीं देखने को मिला तो ये खबर हुई या ना हुई? वो तो हुई, लेकिन मैं इस वक्त तफरी के मूड में हूं। आज मैं छक के पीना चाहता हूं। ऐसा ही होगा मां सदके। मेरी गाड़ी में बोतल है। समझ, मेरी जेब में बोतल की बहन है। और फिर
आगे जहां हम जा रहे हैं वो होटल है जहां बार जरूर होगा। बिल शुक्ला साहब को ठिकाएंगे। मैंने ठीक कहा ना माल को? हाँ हाँ हाँ, वो व्यग्र भाव से बोला। बिल्कुल। देखा? ठीक है, सुनील बोला। जिंदा रह, वड्डियां उम्रा।